हेलो क्लास 10 एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ सन थॉमस स्कूल टनबर्ग चित्रा। तो अभी हम लोग लास्ट कौन सा सीरीज चल रहा था, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल रहा था। तो उसमें हम लोग एक दो पार्ट शायद हम लोग देख लिए। तो हम लोग आज तीसरा पार्ट इसका देख रहे हैं। तीसरा पार्ट में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि जो भी हमारा सर्किट डायग्राम होता था, सर्किट डायग्राम क्या होता था हम पिछला पार्ट में डिफाइन कर चुके हैं। तो जो भी सर्किट डायग्राम हमारा होता था उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होते थे, जैसे कि बैटरी लगा होता था, बल्ब लगा होता था, स्विच लगा होता था, ये सब कंपोनेंट लगे हुए रहते थे ना। तो देखो वो सब जो लगे हुए रहते थे वो अगर वो फिजिकल वे में मान के चलो हम लोग एक बोल के सर्किट डायग्राम बनाए तो उसमें फिजिकल में बता देंगे हाँ ये बैटरी है देख करके, और ये बल्ब है, और ये स्विच है, और ये ठीक है। हम लोग वो क्या एक जो हमारा विजन है उस हिसाब से हम लोग देख करके बता देंगे, ठीक है। मगर अगर तुमसे कोई कहे कि नहीं तुम एक पेपर लो उसमें तुम हमको दिखाओ, ठीक है, ये जो सर्किट डायग्राम है पूरा तुम पेपर में दिखाओ, तो तुम कैसे इसको दिखाओगे? तो दिखाने के लिए हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग सेल को कैसे दिखाएंगे, स्विच को कैसे दिखाएंगे, बल्ब को कैसे दिखाएंगे। अभी हम लोग वही देखने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक है, इसी को आगे हम लोग फॉलो करके और हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सैंपल का यूज करेंगे? इस सैंपल का, ठीक है। ये क्या है, एक वायर है, ठीक है। ये वायर का दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल दो टर्मिनल है। अगर ये लंबा हम लोग ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। और ये स्मॉल वर्टिकल लाइन ड्रॉ मतलब ये नेगेटिव है। यानी जो हमारा सेल है, सेल ऐसे करके रहता है ना, ठीक है। निको बैटरी तुमने देखा होगा, ये इधर तरफ प्लस रहता है, इधर माइनस रहता है, ठीक है। यानी प्लस है, यानी इधर से वायर गया होगा, मतलब जो भी हम लोग अटैच करते हैं इसको सर्किट में, तो क्या इधर से वायर जाता है, इधर से वायर जाता है। यानी पॉजिटिव वाला साइड को हम लोग बड़ा से रिप्रेजेंट किया, नेगेटिव वाला को छोटा सा, ठीक है। समझ में आया ना? तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार होता है। तो हमारे सेल का हो गया, और हम तुम लोग को स्टार्टिंग से बता रहे हैं अगर बहुत सारा सेल को हम लोग कंबाइन कर देते तो वो बैटरी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये बैटरी का किस प्रकार हमारा सैंपल होता है, देखो ये बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर सेल का कॉम्बिनेशन को कर देंगे तो हमारा बैटरी कहलाता है। तो एक सेल को इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं, बताते हैं। तो बहुत सारा सेल्स को ऐड कर दिया, मतलब ये टोटल जो हमारा ये सैंपल क्या को दर्शा रहा है, हमारा बैटरी को दिखा रहा है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तीसरा हमारा प्लग की को हम लोग स्विच भी करते हैं, ठीक है। तो अब तुम लोग टॉर्च देखो उसमें स्विच की रहता है ना, और बहुत सारे इक्विपमेंट में हमारा स्विच की रहता है। घर में बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए हमारा स्विच की रहता है, ठीक है। तो स्विच की को अगर हम लोग को कोई बोले कि 2D प्लेन में शो करो, तुम कैसे करोगे? उसका सैंपल ये होता है, ठीक है। ये एक टर्मिनल है वायर का, ये दूसरा टर्मिनल है, ठीक है। ये सर्किट से कहीं से अटैच हुआ, ठीक है। बल्ब लगा देना, समझ में आ रहा है ना? ये जो हम ये इधर ये लकीर टाइप कर दिए, ये ठीक है। लाइन क्या है, हमारा वायर है, समझ में आ रहा है? इसमें भी हमारा ये क्या वायर का टर्मिनल्स है। तो देखो ये दो टर्मिनल के बीच में कनेक्शन नजर आ रहा है, यानी ये ओपन है, ठीक है। यानी ओपन स्विच को अगर हमको किसी 2D प्लेन में डिनोट करना रहेगा तो हम लोग ये सैंपल का यूज करेंगे, ठीक है। और वही अगर हम स्विच को क्लोज स्विच को डिनोट करना रहेगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे? इस सैंपल का। यानी इसका मतलब है कि ये दो टर्मिनल के बीच में हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यानी करंट का फ्लो हो रहा है, और इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पा रहा, जिस कारण हमारा करंट का फ्लो नहीं हो पा रहा है। यानी हमारा सर्किट क्या इसमें अधूरा है, पूरा नहीं है। ये हमारा क्या सर्किट को पूरा करता है। इसलिए जब हमारा स्विच क्लोज रहता है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो जलता था। हम लोग एग्जाम्पल देख चुके थे पहला क्लास में, ठीक है। अब एक वायर जो अगर हम लोग को एक पेपर में दिखाना हो कि दो वायर को अगर आपस में ज्वाइंट किया हो तो वो किस प्रकार से हम लोग उसको शो करेंगे। तो एक वायर ये हो गया, ठीक है, दूसरा वायर ये। अगर इस प्रकार का कनेक्शन हम शो करते हैं, इसका मतलब एक वायर ये है और दूसरा वायर ये, दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा था, समझ में आ रहा होगा, देख कर भी समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगर हम लोग को ऐसा दिखाना है कि नहीं दो वायर तो जा रहा है मगर वो एक दूसरे से ज्वाइंटेड नहीं है, फिर भी एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जा रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे? इस प्रकार डिनोट करेंगे, ठीक है। ये वायर 1 हो गया, वायर 1, ये पहला वायर 1 हो गया, ये वायर 2 है, ठीक है। ये वायर 2 है, समझ में आ रहा है? ये वायर 1, ये वायर 2। और देखो इसमें एक वायर दूसरा वायर का ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है, दोनों को क्या कट करते हुए नहीं जा रहा है। कट करते हुए कहने का मतलब दोनों का जो क्या टर्मिनल्स आपस में अटैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या अटैच हो रहा था, ये वाला पार्ट इसमें अटैच हो रहा था, तो समझ में आ गया ना, ये ओवरलैप करता हुआ एग्जाम्पल से, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ और अभी एक दो चीज का सैंपल देखेंगे। तो अभी बहुत सारा हम लोग 6-7 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को देख लिए किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम लोग और कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसको हम लोग देखेंगे किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रिकल बल्ब को हम लोग किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सैंपल इस प्रकार होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में डायग्राम में अगर
इस प्रकार का सिंबल दिया हुआ मतलब वो इलेक्ट्रिकल बल्ब को शो कर रहा है, ठीक है। ये रजिस्टर क्या होता है हम लोग अगर जो हमारा लेक्चर उसमें हम लोग अच्छा से डिटेल से पढ़ेंगे तो एक याद करने के लिए, ठीक है, एक तरह से याद रख लो कि रजिस्टर का सिंबल ये होता है। ये जहाँ भी किसी डायग्राम में हमारा इलेक्ट्रिकल डायग्राम में ये शो करे इसका मतलब क्या, वो एक रजिस्टर को शो कर रहा है। ये क्या वेरिएबल रजिस्टर को शो कर रहा है, यानी हमारा जो रजिस्टर होगा वेरिएबल होगा, यानी टाइम के साथ वेरी करेगा, यानी हम लोग उस रजिस्टर का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका सैंपल होता है, ये भी इसका सैंपल होता है। इसको हम लोग रियोस्टेट भी करते हैं, ठीक है, रियोस्टेट RHEOSTAT, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम में आता है, ठीक है, जो 30 नंबर का होता है ना प्रैक्टिकल साइंस का, तो उसमें ये आता है कि रियोस्टेट लिख देगा, 3-4 सैंपल दे देगा, बोलेगा कि कौन सा सैंपल रियोस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग इसको या इसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया रहेगा। एमीटर क्या होता है, स्टार्टिंग लेक्चर में बता चुके थे कि हमारा करंट सर्किट में हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है वो उसको नापेगा। उसको हम किस क्या से डिनोट करते हैं, ए से, सर्कल के अंदर ए रहेगा, 2 टर्मिनल रहेगा, ठीक है। और वोल्टमीटर को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। सैंपल हमारा ये है, आप लोग इसको याद रखिए। वोल्टमीटर का यूज क्या होता है, हमारा सर्किट के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। अभी हम लोग और आगे भी पढ़ेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। तो अभी हम लोग ओम्स लॉ के बारे में देखने वाले हैं, ठीक। ओम्स लॉ एक्चुअली में होता है, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो भी हमारा कंडक्टर होता है अगर उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं और उस कंडक्टर के 2 टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं। पहले माना जाता था कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, मगर एक साइंटिस्ट आए 1827 में एक जर्मन फिजिस्ट थे जिनका नाम जॉर्ज सीमन ओम था, ठीक है, जॉर्ज सीमन ओम। ये सब नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है, तो एक जनरल नॉलेज के लिए केवल बता देना, ठीक है। तो उन्होंने क्या पाया था कि उन्होंने ही जो हमारा करंट है और कोई भी हमारा मेटेलिक वायर है जिसमें जो करंट फ्लो हो रहा है और उस मेटेलिक वायर के टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डेवलप होता है उसके बीच में रिलेशन हमारा पहली बार 1827 में हमारा इस जर्मनी फिजिक्स ने दिया था। वो क्या दिया था, उनका स्टेटमेंट क्या था, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम लोग याद रखना जरूरी है, इसका हर एक टर्म हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक करंट आई, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो सर्किट में फ्लो करने वाले इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई मानते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर है, ठीक है, वायर से हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, तो हम लोग जानते हैं इसमें यही है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, अक्रॉस इट मींस। इसमें कहा गया जो मेटेलिक वायर हमारे पास है, मान लीजिए मेटेलिक वायर हमारा इतना ही है, ठीक है, अगर इससे हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है तो समझ में आ रहा है, एक मेटेलिक वायर है, इस मेटेलिक वायर से हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है, मेटेलिक वायर कोई सर्किट से अटैच होगा, ठीक है, इसका हम सिर्फ क्या एक छोटा सा पार्ट हम बता रहे हैं, ठीक है, सर्किट से अटैच होगा, इसमें भी सेल होगा, स्विच होगा, ये सब होगा। तुम्हारे पास क्या एक मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर में हमारा क्या करंट आई जा रहा है और हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़े थे, हमारा जो भी रहेगा कंडक्टर उसका जो भी इंड रहेगा, इंड के 2 टर्मिनल का इंड रहेगा, इंड का बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इसका मतलब क्या हमारा उस कंडक्टर में क्या इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। तो वही दो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ था, उसी और जो डेवलप हुआ था ना उसके और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, वही हमारा ये जर्मन साइंटिस्ट दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है, जो भी इस वायर के में करंट जो हमारा होगा ना और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डेवलप हुआ होगा वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, समझ में आ रहा है। ये करंट इसका पोटेंशियल डिफरेंस का क्या प्रोपोर्शनल होगा। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट, उसके इंड्स के अक्रॉस में, प्रोवाइडेड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। इसमें कहा गया कि अगर उसका टेम्परेचर हम लोग सेम रखेंगे तब, ऐसा नहीं कि जो हमारा मेटेलिक वायर था अगर अभी T1 है हमारा, ठीक है, टेम्परेचर 1 है, उस वक्त अगर हम लोग दोनों को अगर रिलेट कर रहे हैं तो, और अगर टेम्परेचर चेंज करने के बाद रिलेट करेंगे तो ऐसा नहीं कि दोनों हमेशा प्रोपोर्शनल होगा, नहीं, वो चेंज कर सकता, वैरी करेगा हमारा टेम्परेचर वैरी करने के बाद। इसमें एक हमारा खास रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारा कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हमेशा सेम होना चाहिए, तब हम दोनों का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। तो अभी ये हमारा स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अभी हम लोग इसका स्टेटमेंट का मैथमेटिकल कंक्लूजन देखेंगे, इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है। तो अभी हम लोग ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देख लिए कि वो क्या था। तो उसमें क्या कहा गया था कि जो हमारा आई होगा, करंट होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी कहने का मतलब जो आई होगा वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा,
प्रोपोर्शनल होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट था। ये जो आई और बी आपस में प्रोपोर्शनल होता है, अगर हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी भी टर्म्स के बीच में अगर प्रोपोर्शनल साइन दिया हुआ उसको हटाते तो हमारा क्या कांस्टेंट आता है। ठीक है, यानी आई इक्वल टू के बी, के क्या हमारे तरफ से कांस्टेंट हमारे तरफ से। ठीक है, यानी इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जो हमारा इसको हटाने के बाद आता है ना उसको हम लोग जी लिखेंगे इसको। ठीक है, जी हमारा क्या होता है कंडक्टेंस होता है, ये क्या हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, मगर ये एक्चुअली में होना चाहिए, बट एनसीईआरटी बुक में इस लेवल पे क्या दिया हुआ, 10th लेवल पे क्या दिया हुआ है, बी प्रोपोर्शनल टू आई दिया हुआ है। ठीक है, यानी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आई के प्रोपोर्शनल होता है, और हमारा स्टेटमेंट क्या हमारा करंट बी के प्रोपोर्शनल होता है। ये जो जी है ना उसको हम लोग इस प्रकार से और लिख सकते हैं, आई इक्वल टू जो हमारा कंडक्टेंस होता है वो हमारा रेजिस्टेंस का क्या अपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी बी इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहां से हम लोग को ये निकल रहा है। अब हम लोग बी प्रोपोर्शनल आई करते हैं, यानी प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या है कांस्टेंट देंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट को क्या हम लोग यहाँ पे आर लिख रहे हैं, जो कि क्या रेजिस्टेंस है ये, यानी बी इक्वल टू आई आर। समझ में आया, बी इक्वल टू आई आर हो गया। तो हम लोग उसका टर्म देखेंगे क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम लोग क्या होगा हमारा बी इक्वल टू आई आर आ गया। अभी हम लोग उसका दोनों तरीके से देख लिए कैसे क्या है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बी इक्वल टू आई आर ओवरऑल रिजल्ट क्या है, बी इक्वल टू आई आर एक कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर में बी इक्वल टू आई आर होता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आर हमारा क्या है, आर एक कांस्टेंट है जो कि हमारे गिवन मेटालिक वायर का क्या, गिवन मेटालिक वायर जब गिवन टेम्परेचर में रहेगा तो वो हमारा क्या आर एक कांस्टेंट होगा, और उसको हम क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा कंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ठीक है, इसका आने का मतलब क्या है, ये टर्म यहाँ पर रेजिस्टेंस आ, इसका मतलब है कि जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें एक खास तरह का प्रॉपर्टी होता है जो उस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो को क्या रेजिस्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकेगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और रेजिस्टेंस का साइन में क्या होता है ओम, ओ एच एम ओम, ये ग्रीक। ठीक है, ग्रीक लेटर से इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस प्रकार। ओके, तो यानी रेजिस्टेंस को हम लोग लिखना चाहे तो क्या होगा आई इक्वल टू वी बाय आई, यानी अगर इसको हम लोग सिंपल रेजिस्टेंस को क्या ओम से निकालते हैं, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, करंट को एम्पियर, यानी अगर एक ओम को निकालें तो क्या 1 वोल्ट और 1 एम्पियर से कुछ रिलेशन होगा ना, तो अभी रिलेशन हम लोग लिखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग 1 ओम क्या होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, क्योंकि 1 ओम कुछ एग्जाम्स में आया हुआ, जैसे जैक का पहले एग्जाम में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, हमारा पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर का 2 एंड, ठीक है, कंडक्टर मान लो एक मेटालिक वायर है, उसका 2 एंड तो होगा कहीं ना कहीं, तो 2 एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, मान लो 1 वोल्ट है, हम लोग सपोज क्या करते हैं 1 वोल्ट है, एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, और दोनों के बीच में बहने वाला करंट क्या है 1 एम्पियर है, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। ठीक है, तब उस जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा 1 ओम कहलाएगा। समझ में आया, 1 ओम का डिफरेंस नहीं होता, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। तो देखो हमारे पास क्या था V इक्वल टू आई आर, यानी अगर आई और आर रिलेशन देखा जाए, अगर V को हम फिक्स कर दें तो क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू V बाय आर। ठीक है, अगर हम लोग V को पोटेंशियल को फिक्स कर दे रहे हैं, दो टर्मिनल के बीच का वोल्ट होगा हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, तो R और I क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी अगर R जितना बढ़ाएंगे I उतना कम होगा, यानी अगर R को रेजिस्टेंस अगर किसी में दुगुना कर देते हैं तो हमारा उस सर्किट का करंट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आया, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड 1-2 नंबर का सवाल आ सकता है। ठीक है, इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको हम क्या रियोस्टेट से मेजर करते हैं। रियोस्टेट एक टर्म था ना हम लोग जो सैंपल वाला पढ़ रहे थे उसमें, यानी रियोस्टेट का काम क्या होता है, जो रेजिस्टेंस हमारा उसको वेरी करवाना। ठीक है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा दिया रहता है। ये दो रिलेशन है, इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग अगला लेक्चर में और बहुत सारा टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।